आइए मुलाकात करने जा रहे हैं हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी, हेड ऑफ सेल्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, गौतम दुग्गल साहब से। गौतम सर ने 2012 से मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन किया। 2015 में आप रिसर्च हेड के तौर पर प्रमोट हुए। एफएमसीजी पर बड़ी गहरी पकड़ है क्योंकि करियर की शुरुआत आपने वहाँ से की थी, लेकिन उसके बाद जो आपने इक्विटी रिसर्च में मूव किया उसके बाद लगातार कई सालों से इक्विटी की गहरी पकड़ है। आपने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और साथ ही एमबीए किया है आईआईएम कोलकाता से। गौतम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार के मूड माहौल पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या समझा जाए इस पूरे ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में? क्या लोकल मार्केट्स बेहतर परफॉर्म करने की ताकत रखते हैं हमारे बाजार? अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। देखिए, मार्केट का मूड काफी फ्लक्चुएटिंग सा रहा है पिछले 5-6 महीनों का। अगर आप दौर देखें तो जब से ये वॉर चालू हुई, हमने एक लो बनाया था करीबन 22,000 के आसपास, और जब एक बार टेम्पररी सेसफायर हुआ, हमने 24,000 के तरफ मार्केट अग्रेसर हुआ। फिर वापस से हॉस्टिलिटीज रिज्यूम हुई, फिर से वॉर के काले बादल मंडराने लगे, तो फिर से बाजार एक एक जगह जाके रुक गया है। अब क्रूड भी बहुत वोलेटाइल रहा है। 100 110 से लेके 72 तक आया, फिर वापस 100 गया, अभी लगभग 80s में चल रहा है। एंड इस बीच में हमारी करेंसी जरा सी भी अप्रिशिएट नहीं हुई है। डिस्पाइट कि थोड़ा सा वॉर को लेके कंसर्न्स कम हुए थे, तब भी हमारी करेंसी अप्रिशिएट नहीं हुई है। हमने दो पॉजिटिव चीजें देखी इस बीच। एक, मिड जून के बाद जब ये पहला सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जो विदेशी निवेशक हैं, उनकी बिकवाली थोड़ी सी कम हुई। इनफैक्ट सेकेंड हाफ ऑफ द जून में, 15 जून से लेके 30 जून का अगर आप नंबर देखते हैं, तो एफआई नंबर पॉजिटिव था। फिर वापस से जब से वॉर फिर से चालू हुआ, वो नंबर फिर से नेगेटिव होने लगा है। दूसरा जो हमने पॉजिटिव चीज देखा हुआ है अर्निंग्स में। कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है अभी तक। जो 128 कंपनीज हमारे कवरेज में जिन्होंने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं, उनका मुनाफा करीबन 18% से ग्रो किया है। एक्सपेक्टेशन 14% की थी। लेकिन इंडियन मार्केट की जो एक बड़ी कहानी रही है पिछले 2-3 सालों से, वो रही है निफ्टी के बाहर। अगर आप देखें तो निफ्टी ने 2 साल 2.5 साल में कुछ नहीं किया है, बट बॉटम अप बेसिस पे आपने कई सारे सेक्टर्स में कई सारे स्टॉक्स देखे हैं जहां पे अर्निंग्स और मार्केट कैप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मुझे लगता है नियर टर्म में यही स्टोरी चालू रहेगी। अगर आप केवल निफ्टी को देखेंगे तो इंडेक्स में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी, बिकॉज इंडेक्स में कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे ग्रोथ थम सी गई है। हमने जो एनालिसिस किया था, निफ्टी के जो 50 कंपनीज हैं, उसमें करीबन करीबन 25 से 27 ऐसे कंपनीज हैं जहां पे ग्रोथ ना के बराबर है, या आप कह सकते हैं कि 5 से 10% के बीच में है। लेकिन अगर आप मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, वहां पे काफी सारी एक्साइटमेंट रही है। आपको एक नंबर बताता हूँ, FY 26 में जो हमारे कवरेज के 380 कंपनीज रही है, उनका अर्निंग्स ग्रोथ 15% था। निफ्टी 500 का भी अर्निंग्स ग्रोथ 15% था, लेकिन निफ्टी 50 का अर्निंग्स ग्रोथ केवल 5% था। अब ये जो 15% का ग्रोथ है, अनिल जी, अगर आप इसको बाइफरकेट करें स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग बेसिस पे FY 26 में लार्ज कैप्स का ग्रोथ करीबन 13% था। मिड कैप ने, जो हमारे कवरेज में करीबन 110 मिड कैप है आउट ऑफ 150 टोटल मिड कैप्स, उनका ग्रोथ 24% था। देखिए, लार्ज कैप का 13, मिड कैप का 24 था, और स्मॉल कैप का 11% था। अब जो कहानी बदल रही है फिर से ये साल से लेकर अगले 2 साल तक, और उसके अर्ली रिजल्ट्स हमें ये क्वार्टर के रिजल्ट्स में अभी तक दिखने को आए हैं। स्मॉल कैप के नंबर्स यहाँ से टर्न अराउंड हो गए। पिछले 3 साल में स्मॉल कैप का अर्निंग्स बहुत ही म्यूटेड रहा है। 10% का अर्निंग सीएजीआर रहा है पिछले 3 साल में स्मॉल कैप का, जबकि मिड कैप का 19% था और लार्ज कैप का 13% था। अब इस लो बेस पे हमारी जो एनालिस्ट टीम है, उन्होंने अनुमान बनाया है कि ये साल 30% और अगले साल फिर से 30%, तो 30% अर्निंग सीएजीआर की उम्मीद है। अभी तक जो 50 स्मॉल कैप कंपनीज के नतीजे आए हैं, वहां पे हमने देखा है कि 45% अर्निंग्स ग्रोथ आया है वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 42%। तो जो मार्केट का आपने एक सवाल पूछा, मुझे लगता है सेंटिमेंट बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। जितना सप्लाई मार्केट में है आईपीओस का, क्यूआईपीस का, प्रोमोटर ब्लॉक्स का, प्राइवेट इक्विटी ब्लॉक्स का, एक कैप सा बना रहेगा ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे। बट बॉटम अप बेसिस पे आपको बहुत सारा एक्शन देखने मिलेगा। और आगे के जो मार्केट के ट्रेंड्स रहेंगे, मुझे लगता है दो बड़ी चीजें डिसाइड करेंगी। एक, पिछले 2 साल से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहा है।
इस साल वो 12 से 13% पे जा रहा है बिकॉज़ इन्फ्लेशन वापस आया है। इसके वजह से जो कॉर्पोरेट इंडिया की रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी, वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ये क्वार्टर में जब हमने हमारा प्रीव्यू पब्लिश किया था लगभग 3 हफ्ता पहले, हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये क्वार्टर में 17% रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी और अभी तक इन लाइन चल रही है। तो ये जो 17% रेवेन्यू ग्रोथ है, ये दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर के बाद से सबसे अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ है। सो ओवरऑल आपको इंडेक्स लेवल पे 8-10% अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा निफ्टी 50 में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आपके अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी और बाज़ार भी उसी तरह से मूव करेगा। ये हमारा टॉप डाउन एनालिसिस है बाज़ार को लेके। बिल्कुल, तो बिल्कुल डेटा और नंबर्स के साथ आपको गौतम सर ने बताया कि किस तरह से बाज़ार में एक्शन नंबर्स के लिहाज से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और इस लिहाज से आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इस बाज़ार में रखनी होगी। एक और चीज़ जो इस बाज़ार के लिए इनफैक्ट 2 चिंताएँ थी, एक कच्चे तेल के दाम और दूसरी एफआईज़ की सेलिंग। क्या लगता है आपको इन दोनों से जो राहत मिल रही है इसे टेम्परेरी समझें या परमानेंट? देखिए, क्रूड प्रेडिक्ट करना ना के बराबर है और आप देखें कि बाजार भी जब क्रूड को रिएक्शन देता है, बहुत अलग तरीके से देखता है क्योंकि वेरिएबल्स बदलते हैं। अनिल जी, आप कई लंबे समय से बाजार में रहे हैं। आपने देखा होगा 2008 में भी जब क्रूड 100 पास किया था, उस समय हमारी करेंसी लगभग 45 होती थी। आज जब क्रूड 90-100 के बीच में झूम रहा है या 80-100 के बीच में, हमारी करेंसी आज 96 है, राइट? तो क्रूड और करेंसी पे व्यू लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। जहाँ तक एफआई सेलिंग का सवाल है, मुझे लगता है जैसे-जैसे कोरिया और ताइवान को लेके जो एक्साइटमेंट है, वो थोड़ा-सा मॉडरेट होगा। आपने देखा कोरिया ऊपर से लगभग 32 या 35% नीचे आ गया है। तो एक फटीग सा बन रहा है एआई ट्रेड को लेके। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस क्योंकि उनका इस साल भी 30 से 35% का अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा इन दोनों बाज़ारों का, कोरिया और ताइवान का। देखिए, बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड वो बाज़ार है, कुछ स्टॉक्स पे निर्भर है, कुछ सेक्टर्स पे निर्भर है। तो जब उन स्टॉक्स में थोड़ी भी एक बैड न्यूज़ आती है, तो रिएक्शन भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। तो ऊपर से अगर वो बाज़ार 30-35% डाउन है, मान लीजिए थोड़ा भी अगर वहाँ पे अर्निंग्स को लेके कंसर्न्स बनता है, तो मुझे लगता है उसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी इंडिया बनेगा। लेकिन एक बात जो देखने लायक ये है कि हमने 2 साल से अंडर परफॉर्म किया है। सितंबर 2024 का लेवल और आज के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और अर्निंग्स भी कहीं नहीं गई है। अगर आप सिंपल अर्निंग्स वर्सेस मार्केट कैप का एक एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो निफ्टी का ईपीएस है वो ₹1000 से ₹1065 हुआ है 2 साल में बिटवीन एफवाई 24 एंड 26। तो क्यूमुलेटिव 6.5% निफ्टी ईपीएस ग्रो किया है 2 साल में। अब आप देखिए निफ्टी का मार्केट कैप मार्च 2024 में निफ्टी का मार्केट कैप था 181 लाख करोड़। आज है करीबन 192 लाख करोड़। तो निफ्टी का भी मार्केट कैप 6% बढ़ा है। तो मार्केट उस हिसाब से बहुत फेयर रहा है। जहाँ अर्निंग्स आई है मार्केट ने वहाँ पे रिटर्न दिया है। हमें लगता है ये एफआई सेलिंग, बाइंग इसके बीच में ज़्यादा टाइम लगाने से कोई फ़ायदा इन्वेस्टर को नहीं होगा, निवेशक को नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी इस पे कोई हैंडल नहीं है। इससे अच्छा आप इस पे फ़ोकस कीजिए कि अर्निंग्स किधर आएगा, किन सेक्टर्स में आएगा और कौन से मेरे वो 15-20 स्टॉक्स हैं जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी रहेगी जो मेरे पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। मुझे लगता है ये बॉटम अप वाला जो दौर चालू हुआ है पिछले 2 साल से, ये साल भी मुझे लगता है कंटिन्यू होगा। हालाँकि हमारे एक्सपेक्टेशंस इस साल है कि निफ्टी के अर्निंग्स 12% ग्रो करेंगे। और अगर निफ्टी का अर्निंग्स 12% ग्रो करता है, जो पीई पे निफ्टी है 18.5 से 19 के, तो ये एक्सपेक्ट करना कि निफ्टी भी लगभग 10 से 12% रिटर्न देगा, इसमें कोई ज़्यादती नहीं होगी। और अगर निफ्टी 12% रिटर्न देता है, तो इंडेक्स में 50 स्टॉक है, आपको अपने 10 स्टॉक ऐसे चुनने हैं, जो वो 12% के इंडेक्स में 20% से ज़्यादा रिटर्न दे। लास्ट ईयर भी हमने देखा, निफ्टी इंडेक्स कहीं नहीं गया ज़्यादातर, बट निफ्टी में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था, उसने 76% रिटर्न दिया श्रीराम फाइनेंस ने और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का, ट्रेंड, उसने 35% डिक्लाइन दिया। तो इन अ रेंज बाउंड इंडेक्स आल्सो द डिस्पर्शन ऑफ रिटर्न जो जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपने कहा भी बहुत अच्छे से समझाया कि स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच ही रखनी पड़ेगी। क्या कुछ पसंद है आपको इस बाज़ार में निवेश के लिहाज से? तो अनिल जी, हमारे जो पसंदीदा सेक्टर्स रहे आई मीन हम थोड़ा-सा प्राइवेट बैंक पे हमारा अभी भी अंडरवेट है, 3 साल से अंडरवेट रहा है। हम अभी भी अंडरवेट है, लेकिन विद इन प्राइवेट बैंक्स हमने हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो में वेट है, वो मिड और स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ एलोकेट किया है। तो जैसे हमने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये तीनों से 100 बेसिस पॉइंट निकाल के आरबीएल नया स्टॉक ऐड किया था मॉडल पोर्टफोलियो में।
एयू भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। हमारा जो ओवरवेट सेक्टर्स है वो है एनबीएफसीज, बोथ लेंडिंग एंड नॉन लेंडिंग। वहां हमें बहुत ज्यादा बुलिश माहौल लग रहा है, स्पेशली लेंडिंग एनबीएफसीज में। तो हमने वहां पे वेट बढ़ाया, हमने एलएनटी फाइनेंस ऐड किया, श्रीराम फाइनेंस हमारे पास पहले से था। कैपिटल मार्केट एज अ थीम हमें पिछले 3 साल से अच्छी लग रही है, हमें लगता है एक डिकेडल थीम है। तो अगर आप 3 साल हटा भी देते हैं तो अगला 5-7 साल अच्छा लग रहा है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो इसमें ग्रो था, अभी बीएसई है, एचडीएफसी एएमसी हमने ऐड किया है। हमने इसके अलावा एलएनटी फाइनेंस जैसा कि मैंने किया वो भी ऐड किया है। फिर हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बहुत बुलिश है। हमारा एफएमसीजी पे अभी भी वेट जीरो है। स्टेपल्स हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने 1.25 साल पहले स्टेपल्स को जीरो किया था मॉडल पोर्टफोलियो में, आज भी वापस ऐड नहीं किया है। डिस्क्रिशनरी में हमारी चॉइसेस बहुत क्लियर है। एक है लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिस्क्रिशनरी, जिसे हम टाइटन, इंडिगो, इंडियन होटल्स, रैडिको खैतान में क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा है हमारा न्यू एज की जो डिस्क्रिशनरी है, जिसकी लेंस कार्ट है, जोमैटो है, वो दोनों हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। और कल ही हमने मीशो पे हमारी कवरेज निकाली है, वो भी स्टॉक हमें पसंद है। तीसरा इंडस्ट्रियल्स वाले कोहोर्ट पे आते हैं, जहां पे हमें डिफेंस में थोड़ी तेजी लगती है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली पावर ट्रांसफॉर्मर एज अ जो प्ले है, जैसे मैं कहता हूँ पुअर मैन्स डेटा सेंटर प्ले, राइट? सो लाइक्स ऑफ कोयल, जीटीएनडी हमने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है। डिक्सन पे हमारी बहुत पॉजिटिव व्यू रही है, तो इंडस्ट्रियल्स में हम ओवरवेट है। एंड लास्टली फार्मा में हमने कुछ चुनिंदा चेंजेस किए हैं। हॉस्पिटल्स में हमने अपोलो हॉस्पिटल ऐड किया है, मेदांता हमारे पास पहले से था। ऑटो में हमें अभी भी एम&एम और टीवीएस मोटर्स पे ज्यादा बायस्ड है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी भी टीवीएस, एम&एम, गैब्रियल और हैप्पी फोर्जिंग है। टॉप डाउन अगर आप देखते हैं अनिल जी, तो जो हमारी पसंद रही है, हमने इस क्वार्टर में लार्ज कैप से 700 बेसिस पॉइंट का वेट निकाल के मिड और स्मॉल कैप्स में ऐड किया है। सो क्लियरली जहां अर्निंग्स है, वही हम हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को शिफ्ट करते जा रहे हैं पिछले 2 साल से। इसलिए इतना अंडर परफॉर्मेंस होने के बावजूद हमारे पास प्राइवेट बैंक आज भी अंडर वेट है, कंज्यूमर स्टेपल्स में हमारा जीरो वेट है, और आईटी भी हम अंडर वेट है। तो बेहतरीन आपने पोर्टफोलियो बनाया और काफ़ी ज़बरदस्त स्टार परफॉर्मर और विनर आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, जो गौतम सर ने आपको बताया। इन्हें आप नोट कर लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर राय दी।